अस्सलाम वालेकुम। डेरिवेटिव के ऊपर सेकेंड ईयर में हमारी स्टेप नंबर 3 की काफ़ी दिनों से डेरिवेटिव स्टिल हुई है। आज हम स्टेप नंबर 3 आपकी खिदमत में पेश करते हैं और अभी हमारे स्टूडेंट यहाँ से जा चुके हैं पढ़ के और चलते हैं अपने क्लासरूम में और आपको स्टेप नंबर 3 एक्सप्लेन करते हैं। तो चलें फिर। आज हम डेरिवेटिव के ऊपर स्टेप नंबर 3 आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आज हम इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद एक मुकम्मल डेरिवेटिव आपको तो नहीं, अलबत्ता एक बेसिक डेरिवेटिव जिससे आपको थोड़ा सा डेरिवेटिव के अंदर एक कॉन्सेप्ट बन जाए और इन 3 स्टेप्स के बाद आप कई क्वेश्चन कर सकते हैं और इंशाल्लाह फिर आगे भी आपकी खिदमत में वीडियोस बनाएंगे और उसमें आपके बुक के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। तो अब टाइम ज़ाया किए बगैर फौरी तौर पे चलते हैं अपने स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 आपकी खिदमत में हाजिर है और इसमें सबसे पहले आपको 6 फंक्शन है जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के, वो हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक, कॉसेक एक्स, टेन एक्स और कॉट एक्स। तो बेसिकली ये एक तरह से फॉर्मूले भी कह दिए जाते हैं और ये 6 फंक्शंस के हमें डेरिवेटिव बताए हुए हैं जो हमें ज़बानी याद होना चाहिए। और साइन एक्स, कॉस एक्स क्यों आता है, वो हमारे पास एक फर्स्ट प्रिंसिपल होता है जो सबसे आखिर में हम आपको इस चैप्टर के बताएंगे और उसमें ये बात पता लगती है कि साइन कॉस एक्स क्यों है और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स क्यों है। लेकिन अभी हमें स्टेप नंबर 3 के लिए ये याद होने चाहिए कि एफ एक्स मतलब फंक्शन है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। लेकिन देखें, याद रखें, कॉस वाले जो सी से स्टार्ट होंगे उनका डेरिवेटिव माइनस होगा। तो ये तो बहुत आसान है कि साइन का कॉस, कॉस का साइन। अब किसके साथ माइनस आना है, अगर सी से स्टार्ट हो रहा है कॉस एक्स तो उसका होगा माइनस साइन एक्स। इसी तरह सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स जो कि आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन कॉसेक एक्स जो है वो सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसका नेगेटिव में आ जाएगा और नेगेटिव आने के बाद कॉसेक एक्स और कॉट एक्स होगा और टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होगा और कॉट एक्स का डेरिवेटिव सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। तो ये सारे डेरिवेटिव हमें ज़बानी याद होने चाहिए। ये क्यों होते हैं, इसके ऊपर एक फर्स्ट प्रिंसिपल का एक क्वेश्चन बोर्ड में लाजमी आता है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी तो जो हमारे 3 स्टेप्स हैं इसमें बेसिकली हमने आपको डेरिवेटिव में चलना सिखाना है। चलने का मतलब है कि वो बच्चे जो डेरिवेटिव को बिल्कुल ही नहीं समझ पाए, ये हमारे 3 स्टेप्स की जो वीडियो है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ये आप देखें और इसका हम जो है लिंक आपको ऊपर दे देंगे और ये लिंक हमारा इससे पहले स्टेप का है और उस वीडियो पे उससे पहले का लिंक आपको दिया हुआ है ताकि आप तीनों स्टेप्स देखेंगे और बुक के क्वेश्चन आप जब करने स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जो है बआसानी डेरिवेटिव को कर सकेंगे। इन 3 स्टेप्स के बाद जो है बुनियादी तौर पे 3 स्टेप्स मजीद ऐसे हैं जो कि हाई लेवल की या एक तरह से थोड़ी सी टफ डेरिवेटिव समझने के लिए वो आना चाहिए। एक नॉर्मल डेरिवेटिव आपके 3 स्टेप्स में आपको समझ में आ जाएगी और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस 3 स्टेप्स का बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि अगर हम बुक के क्वेश्चंस करते हैं तो उसके अंदर ये तीनों स्टेप्स हमारे जहन में
अलग अलग नहीं बैठे होते, जिसकी वजह से हमें डेरिवेटिव में प्रॉब्लम आता है। तो वो स्टूडेंट्स जो हमें आज की वीडियो में देख रहे हैं, इससे पहले आपने वो दो स्टेप लाजमी देखने हैं, फिर आप खुद देखिएगा, इंशाल्लाह डेरिवेटिव आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम कोई क्वेश्चन बकायदा नहीं करवा रहे, आपके स्टेप्स या डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट के लिए करवा रहे। और जैसे कि मैंने इस बात से पहले ये कहा था कि ये हमें डेरिवेटिव याद होने चाहिए। हमने यहाँ पे सी को आप देखें कि एक डिफरेंट पेन से शुरू किया है, जिसमें सिर्फ ये बताया है कि सी वाले सारे माइनस में आएंगे। और अब स्टेप नंबर 3 में आखिर क्या है, ये आप सोचते होंगे कि बातें तो होती जा रही हैं, स्टेप नंबर 3 सामने नहीं आ रहा। स्टेप नंबर 3 बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। और ट्रिग्नोमेट्री में जो है वो 4 शक्लें आती हैं, लेकिन बच्चों को उन्हीं में ही प्रॉब्लम होता है कि ये जो 4 शक्लें हैं वो एक जैसी लगती हैं। लेकिन अब फिर प्रॉब्लम ये भी है कि अगर हम सिंध बोर्ड के लिहाज से बात करें तो हमारे बुक के अंदर एक तो क्वेश्चन बहुत कम है, ऊपर से ये है कि हर तरह की शक्ल उसके अंदर नहीं दी। शक्ल मीन स्टेप नंबर 1, 2, 3 ये मिक्स है, लेकिन खास तौर पे हम स्टेप नंबर 3 की बात कर रहे हैं। तो एक तो थोड़े से क्वेश्चन है, ऊपर से बहुत सी बातें ऐसी हैं जो इसके अंदर मिसिंग है। अगर है भी है तो फिर आगे जाके कोई क्वेश्चन के अंदर दे दी हुई है, या फिर बोर्ड के अंदर उस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस लिहाज से हमने क्या किया है कि हमने एक फंक्शन लिया है जो cos x से लिया है, और इसमें हमने 4 शक्लें बनाई हैं, जो चारों को आपको सेपरेट करके समझाएंगे। और आपका इंशाल्लाह अगर कहीं आपने पढ़ा हुआ है और या नहीं पढ़ा हुआ, तो आपका ये कॉन्सेप्ट इस वीडियो से इंशाल्लाह सर शाहिद की जिम्मेदारी है वो ठीक करे। तो यहाँ पे देखिए cos x लिखा हुआ है, जबकि एक बात इसमें आप ये समझ जाएं कि जब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ cos क्यूब और x की पावर 4, तो याद रखें कि cos के ऊपर जब पावर 3 है तो इसके मीनिंग है कि आप एक ब्रैकेट बना के आप इसे ऊपर ले जाएं और cos x की पावर 4 लिख दें। लेकिन ये याद रखें कि x की जो जाती पावर होती है, यानी अपनी पावर होती है, उसका मीनिंग अलग होता है। अब अगर मैं यहाँ पे cos x की पावर 4 लिखूं तो बेसिकली इसकी पावर क्या है, 1 है। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कौन सी पावर है। और दूसरे अल्फाज में ये है कि अगर मैं इसको और थोड़ा सा डिटेल में लिखूं तो आप ये लिखेंगे cos x की पावर 4, cos x की पावर 4 और cos x की पावर 4, यानी कि कहने का मतलब है कि इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, और जब बेसिस से पावर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, क्यूब आएगा। तो बेसिकली ये है कि cos x क्यूब x की पावर 4 के साथ अटैच है। मैं अपने स्टूडेंट को अमूमन ये बात बताता हूँ, जो आपसे भी शेयर करता हूँ, कि इंसान का ऊपर का हिस्सा जो है वो आपका धड़ होता है और नीचे का हिस्सा टांगे होता है। यकीनन ये लफ्ज आप सुन के सोच में पड़ गए होंगे कि इसका इस बात से क्या ताल्लुक है। तो आप ये समझ सकते हैं ये आपका जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला हिस्सा है। तो लिहाजा कहने का मतलब है ये दोनों ज्वाइंट है, और अगर टांगे और धड़ अलग कर दिया जाए तो एक इंसान मर जाता है। ठीक है, मर जाता है या फिर मतलब वो इंसान जो है माजूर हो जाता है। तो ये दोनों अलग नहीं हो सकते। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ये एक ही शक्ल के हम कह सकते हैं कि जुड़वा 3 भाई या 3 बहनें पैदा हुई हैं और ये सारे एक जैसे हैं और उसकी पावर 3 है। तो ये चूंकि इस बात को करने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे cos की पावर 1 है और x की पावर 4 है तो बस यही इसकी शक्ल है, और ऐसा नहीं है कि आप इसके साथ आप इसे 4 बार लिख दें। समझ आ रही बात। और अगर इसमें लिखा भी जाएगा, अगर हम इसी तरह की बात करें
तो ये हो सकता है कॉस अकेला हो और x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 अदर एक्स हो। तो लिहाजा इन दोनों का कॉन्सेप्ट जो है कई बच्चों का मैं समझता हूँ क्लियर नहीं होता, और जिनको क्लियर होता है वो स्टूडेंट वेरी गुड, जबरदस्त, और जिनका नहीं है आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। इन दोनों शक्लों को आप वाज़ेह तौर पे जहन में रख लें ताकि हम इन 4 पॉइंट्स की जब बात करें पहले आपको आइडिया तो हो कि जिस पॉइंट्स को हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं उसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो भाई ये अभी थोड़ी देर के लिए लिखा हुआ है, आप इधर आ जाए। ये पहला पॉइंट है इसका जिसमें तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो हमने ज़बानी याद किया है कि cos x का जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे माइनस साइन एक्स हो जाएगा। लेकिन असल बात है कि शक्ल नंबर 2, 3 और 4, अब आप देखें इसमें हमने क्या किया है कि ये तो नॉर्मल है और यहाँ पे हमने cos की पावर तो 1 ही रहने दी है, लिखी नहीं जाती, लेकिन x की पावर हमने 3 कर दी है। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास दोनों शक्लें में सिर्फ ये फ़र्क है कि यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 3 है। फिर इन दोनों शक्लों में एक आपस में सिलसिला मिलता है कि यहाँ पे जैसे cos की पावर 1 थी, इधर भी 1 थी, लेकिन यहाँ cos की पावर 4 है और जानबूझ के हमने यहाँ cos की पावर 4 रखी है, जो हमारा एक अंदर का राज है, अभी बताएंगे आपको कि cos की पावर यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 है। तो इस लिहाज से ये दोनों सेम है, और cos की पावर 1 cos की पावर 1 इस लिहाज से दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि x बिल्कुल नॉर्मल है और x के अंदर एक तब्दीली की गई है, तब्दीली किसी किस्म की भी हो सकती है। और यहाँ पे ये बताया कि cos की पावर जब 1 से बड़ी होगी यानी 4 होगी और यहाँ पे भी 4 होगी, तो हमें इन दोनों से कोई डिफरेंट काम करना पड़ेगा। और आगे देखिए हमने x की पावर 1 रखी है जो कि बात इससे मिलती है, और यहाँ पे हमने x की पावर 3 रखी है जो बात इससे मिलती है। तो हमने इनके जो है ना जोड़ मिलाए हुए हैं आपस में ताकि आपको समझने में आसानी हो। इंसान कोशिश कर सकता है कि पढ़ाते हुए अपना लेक्चर ऐसा पेश करे जो कोई भी सीरियस होकर समझना चाहे तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब सिलसिला ये है कि भाई ये दोनों तो ठीक है, सबसे अहम चीज़ ये है कि जब ऐसा आएगा तो क्या होगा। तो उसके लिए हमने आपके लिए व्हाइट बोर्ड पे पूरी तैयारी बना ली होती है ताकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो, लेकिन ये आपको याद करने पड़ेंगे। अभी हमारे पास ये भी लिखा रहेगा, ये भी लिखा रहेगा, और हम एक एक पॉइंट करके सारे आपको समझाते हैं कि ये किस तरीके से आपने करना है। तो इस सिलसिले में हम डेरिवेटिव का स्टेप नंबर 3 समझा रहे हैं और एक एक करके आपको समझाते जाएंगे। और इसके बाद आपको आखिर में होमवर्क भी मिलेगा, और यकीन माने अगर वो आपने होमवर्क कर लिया तो आप डेरिवेटिव में ज़बरदस्त, ठीक है। और सबसे पहली शक्ल है हमारी नंबर 1, जो कि बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, लेकिन चूंकि ये भी इसका पार्ट है कि हम जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से ही करेंगे। हम साइन भी ले सकते थे, लेकिन साइन में चूंकि डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आता है, इसलिए हमने फैसला ये किया कि हम वो लें जिसमें थोड़ा सा काम ज्यादा हो, जैसे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि हमने सबसे पहले इसके अंदर डेरिवेटिव लिखना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना है, और चूंकि यहाँ अगर एक्स है तो एक्स लिखेंगे, अगर यहाँ वाई है तो वाई लिखेंगे, यहाँ पे भी वाई होगा। तो फिर उसके बाद अगर हम डायरेक्ट कर रहे हैं ना, तो डेरिवेटिव जब लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई होता है तो एफ के ऊपर डैश लगा देते हैं, जिसकी मीनिंग होते हैं कि डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई हो चुका हुआ है। अच्छा, अब जो है वो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स लिखा जाएगा, जो कि रेट ऑफ चेंज कहलाता है। और अब हमने क्या करना है कि ये हमें याद किए होंगे, और याद करने के बाद हमें अपने जहन के अंदर से सोच के लाना है कि भाई cos x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, तो वो होता है माइनस साइन एक्स। तो हम जब ये शक्ल टाइप नंबर मतलब इसकी शक्ल नंबर 1 में जब हम देखेंगे cos की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो हमने क्या करना है कि एक तो cos का जो है वो माइनस साइन एक्स होता है, तो वो फटाफट लिख देना है,
ठीक है। साइन एक्स लिखने के बाद ये किया नहीं जाता, लोग करते नहीं है, डायरेक्ट कर जाते हैं, लेकिन जो भी इसका एंगल होगा उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। इससे फायदा ये होगा कि आपको आगे के स्टेप अच्छे समझ आ जाएंगे। डायरेक्ट प्रैक्टिस के बाद कर सकता है बंदा, लेकिन ये है कि डी एक्स करके कैंसिल करना है, क्योंकि यहाँ पे देखें एक्स की पावर क्या है 1 है, वो डायरेक्ट कट गया। जैसे कि शक्ल नंबर 2 में हमने एक्स क्यूब रखा है, वो इसीलिए रखा है कि वो नहीं कट पाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो आ जाएगा माइनस का साइन एक्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो अब हम इसकी शक्ल नंबर 2 करेंगे, और शक्ल नंबर 2 के अंदर हमें इस बात का देखना है कि इसमें तब्दीली क्या है, ठीक है। तो इसमें तब्दीली यह है कि यहाँ पे एफ एक्स तो दिया हुआ है, ठीक है, और आगे कॉस की पावर 1 है और एक्स के ऊपर क्यूब दिया हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे चेंज ये आ रहा है कि बेसिकली अगर हमारे पास कॉस एक्स आए, टेन एक्स आए, साइन एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, इसका मतलब है एक नॉर्मल हमें सिर्फ इसका डेरिवेटिव याद होना चाहिए, और याद होने के बाद हम उसका डेरिवेटिव लिख देंगे। लेकिन यहाँ तब्दीली कहाँ आ रही है कि x के ऊपर पावर 3 दी है, और होने को ये होता कि x के ऊपर पावर 3 है तो देने वाला आपको रूट एक्स भी दे सकता था, देने वाला आपको जो है क्यूब रूट एक्स भी दे सकता था, और देने वाला मतलब x की पावर 3/7 भी दे सकता था, कुछ भी दे सकता था। और नहीं तो अक्सर इस तरह भी आता है कि 5x² दे देता है। तो यानी कि हमने इसके अंदर यानी कि शक्ल नंबर 2 में x के ऊपर 1 से अगर डिफरेंट पावर होती है तो बेसिकली वो तरीका समझा रहे हैं कि इसको आपने किस तरीके से करना है। तो शक्ल नंबर 1 तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, और यहाँ से असल शक्लें स्टार्ट होती हैं इसकी। और इसके लिए अब हमने क्या करना है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, और यहाँ पे f डैश x लगा देना है, और d/dx लिख के cos x³। अच्छा, यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि cos की पावर 1 में यहाँ पे इसका जिक्र लाजमी करूँगा, क्योंकि डेरिवेटिव cos x³ का इस शक्लों को याद करने के बाद, या इन फॉर्मूलों को भी कह सकते हैं कि इनके जो डेरिवेटिव है जो याद रखे होते हैं उनके मुताबिक फौरन हो जाता है। अगर हमारे पास cos की पावर 1 हो, साइन की पावर 1 हो, tan की पावर 1 हो, तो वो फौरन इस शक्ल की तरह हो जाता है। लेकिन यहाँ तब्दीली क्या होगी, जैसे cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास x³ है तो हम यहाँ पे x³ भी लिखेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि ये स्टेप अक्सर बच्चे पहली वाली बात में शो नहीं करते, तो लिहाजा अगर शो करे तो उन्हें पता है कि यहाँ पे चूंकि x था तो dx करके कैंसिल हो गया था, लेकिन यहाँ चूंकि x का क्यूब है तो ये कैंसिल नहीं होगा, बल्कि इसका भी हमें डेरिवेटिव लेना होगा, ठीक है। और x का क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो अगले स्टेप्स में क्या होगा, माइनस साइन x का क्यूब ऑलरेडी लिखा हुआ है, और x³ का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा 3, और x की पावर आपको पता है 3 में से 1 लेस करनी है, और dx करके जैसे यहाँ पे कैंसिल हुआ तो इधर भी कैंसिल हुआ, लेकिन ये सारा आपको याद रखना पड़ेगा। तो बेसिकली हम जो आपको स्टेप नंबर 3 में 4 मुख्तलिफ शक्लें बता रहे, इन्हें आपने याद करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये अब करना ये है कि देखिए इसको लिखने से पहले कांस्टेंट और वेरिएबल्स लिखा जाएगा। तो ये माइनस का है, 3 हम पहले ले आएंगे, और x का स्क्वायर हम पहले ले आएंगे, और साइन x³ आगे करके लिख देंगे। और कभी भी गलती से इस x और इस x को मैट्रिक का जहन में लाके ये नहीं कर देना कि आपने उसकी पावरों को ऐड कर देना है। जैसे कि मैंने कहा था अपनी गुफ्तगू में शुरू में कि साइन x³
एक इंसान का धड़ और टांगे हैं। तो ये जो टांगे हैं सिर्फ, तो एक शख्स की अगर टांगे भी हों और धड़ भी हो, और फर्ज करें किसी की टांगे कट के दो अलग से हो जाएं, तो इंसान ये तो नहीं कहेगा भाई ऐसा करो कि ये लंबा होना चाह रहा था, इसकी टांगे जो है ना इसके साथ लगा के इससे लंबा कर दिया जाए। तो ये जिंदगी के अंदर भी नहीं होता। तो लिहाजा इसी वजह से हमने ये कहा है कि इसे फौरी तौर पे उठा के शुरू में ले आए, ताकि आपसे कोई इत्तफाकिया गलती ना हो। कहीं आपको मैट्रिक का मैथ्स याद आ जाए कि भाई हम क्या करते थे, बेसिस सेम पावर है, ये तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये तो हट ही नहीं सकता। ठीक है, और ये एक अलग से इसकी वैल्यूज है जिसे हमने आदत बनानी है कि सबसे शुरू में स्टार्ट में ले आए। और ये आपकी शक्ल नंबर 2 का आंसर आ गया। ठीक है, और इसके बाद हमारी शक्ल नंबर 3 आती है। और याद रहे कि अगर एग्जाम में ये सिलसिला चले तो आप टीचर को कतई तौर पे मौका ना दें, आप साथ साथ F-X भी लिखते जाए। ठीक है ना, क्योंकि वैसे आप प्रैक्टिस करें तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में कोशिश करनी चाहिए कि हम एक चीज भी ऐसे ना छोड़ें जहां टीचर एतराज कर सकता है। तो अब इसको हम नंबर 3 के ऊपर हम चलते हैं और आप इसको देख लें अच्छी तरह से। अब हम अपनी तीसरी शक्ल के ऊपर आ जाते हैं, जो कि लिखा हुआ है F(x) इज इक्वल टू cos की पावर 4 और x की पावर 1। तो वीडियो के स्टार्ट में हमने आपको बताया था कि cos की पावर 4x हो तो बेसिकली cos x 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा होता है। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे आप देखें कि इसमें ऐसी बात नहीं है, इसमें x की पावर 1 है, यानी इसके अंदर अगर आप नोट करना चाहें तो इसमें चेंज है, और मतलब ये नॉर्मल है और इसमें यहाँ चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल है और cos की पावर इन दोनों में 1 थी, अब क्या 4 है। तो अब हमने इसको ट्रीटमेंट करना होता है। बेसिकली ये बात मैं पहले भी करने लगा था, अभी दोबारा करने लगा था, कर रहा हूँ कि डेरिवेटिव में ये सारी बातें हमें याद रखनी पड़ती हैं, और हम याद रखने को ये भी कह सकते हैं प्रैक्टिस करनी है, रटना है, और यही इसकी हकीकत है। कोई शख्स अगर ये कि मैं रटता नहीं हूँ, मैं समझता हूँ, तो ये बात किसी हद तक गलत भी है, क्योंकि इंसान हर काम को पहले सीखता है और सीखना रटने के लाता है। लेकिन प्रैक्टिस कह रहे हैं आप जो भी कहें, लेकिन ये चीज़ें हमें जो है याद ही करनी पड़ती हैं, और याद करने के मैंने कहा 3 लफ्ज होते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके ऊपर और हम डेरिवेटिव लेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, और यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा, f(x) हो जाएगा और d/dx लगा के, और अब हम इस शक्ल को याद कैसे रखेंगे, किस तरह से करना है। हमें जो इसकी पावर, अगर ये 1 और 2 है तो फिर तो 1 पावर है, लेकिन अगर 1 नहीं हो 4 हो, तो हमें सबसे पहले पावर को लेना है, और पावर लेने के बाद इस पूरे में से 4 पावर में से 1 को हमने लेस कर देना है, और फिर d/dx लिख के हमें cos x का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, 4 cos की पावर 3x। और देखिए अब वो हमारी आप प्लानिंग समझे, जैसे कि हमने कहा था कि हमने यहाँ पे x की पावर 1 इसको देख के रखा है। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल 1 की तरह हो जाएगा, यानी 3 का ताल्लुक 1 से है, 4 का ताल्लुक 2 से हो जाएगा। तो अब cos x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, और फिर हम x का डेरिवेटिव लेते हैं तो dx/dx हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। और इस तरीके से हमें करना क्या है कि प्लस माइनस माइनस, फिर 4, फिर उसके बाद cos की पावर 3x और sin x। तो ये हमारे पास इसका आंसर
आ चुका है। तो अब हम शक्ल नंबर 4 यहाँ पे आपके सामने ले लेते हैं और इसमें सबसे ज्यादा बातें fx इज इक्वल टू cos की पावर 4 और x का क्यूब, और यहाँ पे भी हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई करेंगे तो ये f डैश x हो जाएगा। अब ये सबसे बड़ी शक्ल है, इसमें शक्ल नंबर 4 है और ये सबसे बड़ी शक्ल है। इसमें x cos के ऊपर भी पावर है जो कि 4 है और x के ऊपर भी पावर है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले जैसे हमने ऊपर किया, अगर इसकी पावर 4 है 1 नहीं है, यहाँ पे 4 है या 4 के अलावा 1 नहीं है, तो सबसे पहले आप पूरे फंक्शन की जो पावर होगी वो 4 है उसको आपने साइड पे लेना है और इस पूरे के पूरे फंक्शन में से एक पावर आपने लेस कर देनी है। ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी और फिर जैसे हमने ऊपर किया था वैसे हमने करना है और हम क्या लिखेंगे, cos की पावर 1 आ जाएगी और x का क्यूब होगा। देखिए यही सीन हमारे पास ऊपर भी आया था लेकिन x की पावर 1 थी तो उसकी मैचिंग हमने इससे की थी और यहाँ पे cos x की पावर 3 है तो हमने इसकी मैचिंग इससे किया था कि आपको कुछ समझाने में हम अपने एक्सपीरियंस से आसानी दे सके। अब जिन बच्चों ने ये बात सीख ली है तो वो ये समझ जाएं कि ये काम बिल्कुल नंबर 2 की तरह है। तो अब क्या होगा कि आगे हम चलेंगे तो cos यहाँ पे याद रहे कि इसका डेरिवेटिव नहीं आता, बस इसका पावर लिख के इसकी पावर में से 1 लेस करके हमें लिखना होता है और यहाँ पे हम जब डेरिवेटिव लेंगे और डेरिवेटिव उस वक्त लिया जाता है जब cos की पावर या कोई भी फंक्शन है उसकी पावर 1 आ चुकी हो, d/dx फिर उसके ऊपर अप्लाई करता है तो ये आ जाएगा माइनस साइन x का क्यूब। और याद रहे कि ये आने के बाद यहाँ पे dx करके कट गया था लेकिन यहाँ पे आपने x क्यूब का भी डेरिवेटिव लेना है। जो स्टेप्स देखे इसमें काफी ज्यादा हो रहे हैं। अब क्या है कि हमने क्या करना है कि पहले पूरा इसको फाइनल कर लेना है और फिर इसके बाद एक साथ करके इसको लिख देंगे माइनस साइन x का क्यूब। अब x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है आप बताएं। x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, यानी अगर हम थोड़ा सा डायरेक्ट करें 3 पावर आती है फिर 3 में से या हम चले लिख देते हैं कि 3 में से हमारे पास 1 नंबर को लेस करना होता है और फिर dx करके कैंसिल हो जाता है। तो भाई अब फाइनल आपका आंसर आने वाला है। सबसे पहले साइन को देखते हैं क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लाई होते हैं सबसे पहले साइन फिर कांस्टेंट फिर वेरिएबल्स को देखते हैं। तो साइन की बात करें तो सारे प्लस है, सिर्फ ये एक माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि dx तो कैंसिल हो जाएगा और 4 3 12 आ जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा x का स्क्वायर है वो स्टार्टिंग में आपने लिखना है और उसके बाद आपने इन दोनों फंक्शंस को बेशक कोई भी पहले लिख दें कोई भी बाद में लिख दें और इन दोनों फंक्शंस को इस तरह से आपने लिख देना है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ चुका है और हमने ये चारों शक्लें आपको बता दी हैं। अब आपका होमवर्क ऐसा है जो आप खुद भी कर सकते हैं और वो होमवर्क ये है कि पहले तो देखें आप इस वीडियो में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जहां आप समझ जाएं और चूंकि वीडियो है कंटिन्यू जो है वो आगे स्टेप बढ़ते जाते हैं। जब एक कंप्लीट हो जाए तो आप स्क्रीनशॉट लेके जैसे आपके पेज के ऊपर एक लिखा होता है आप उस तरह से इसको देख के अच्छी तरह से समझ सकते हैं क्योंकि बाद बच्चों के जहन बहुत अच्छे होते हैं और बातों के थोड़े से इतने फास्ट माइंड नहीं होते। तो लिहाजा हर बच्चा अपने जिस तरह शक्ल चेंज रखता है उनके माइंड भी चेंज होते हैं। जैसे आप आसान समझे वैसे करें। तो अब आप लोगों का होमवर्क जो है आज मैं दे रहा हूँ। अमूमन मैं आपको होमवर्क नहीं देता, मैं अच्छा टीचर हूँ इसलिए मैं आपको होमवर्क नहीं देता, लेकिन आज मैं होमवर्क ये दे रहा हूँ कि आप जब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो आप इसके अंदर ये 6 फंक्शन इस तरह से लिख लें कि जैसे ये sin x कर दें
फिर आप इस क्वेश्चन में आप sec x कर दें, और फिर इसी तरह आप cosec x कर दें, और फिर उसके बाद आप tan x कर दें, और फिर आप उसके बाद cot x कर दें। और इसी तरह ये भी आपने इसी तरह से करना है कि आपके क्वेश्चन बनते जाएंगे। आपने sin x की पावर 3 करनी है, फिर आपने sec की पावर 3 करनी है, फिर cosec की पावर आपने 3 करनी है, फिर tan की पावर आपने 3 करनी है, और आखिर में cot की पावर 3 करनी है। तो मैं अब आगे नहीं चलूँगा, लेकिन मैंने इसीलिए ये प्लस लिखने के बाद आपको नीचे स्पेस दिया हुआ था कि आखिर में आज आपको होमवर्क देंगे। और यकीन मैंने अगर आप ये कर लेंगे ना, फिर आपको पता लगेगा कि आपने कितनी अच्छी बात को कितने अच्छे तरीके से सीख लिया। तो भाई YouTube पे हम आपसे बहुत ज़्यादा जो है मुखलिस है, और होता ये है कि बेसिकली आपको पता है कि जो फ़नी वीडियोस और मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस होती हैं वो बहुत जल्दी वायरल होती हैं। तो हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली क्या है कि हर बच्चा जो है वो मैट्रिक का स्टूडेंट नहीं होता, हर बच्चा 9th का स्टूडेंट नहीं होता, हर बच्चा फर्स्ट ईयर का नहीं होता, हर बच्चा सेकंड ईयर का नहीं होता। तो बेसिकली जब वीडियोस किसी के सामने आती हैं तो सिर्फ वही स्टूडेंट जो है वो समझ लें कि इन चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, वो भी अगर आप अच्छा पढ़ना चाहें। वरना ज़्यादातर जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस के बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं होते, और उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि अगर 1000 स्टूडेंट्स के पास जाते हैं, ये वीडियोस जाती हैं, तो उनमें से मेरा ख्याल से कोई एक शख्स होता है जो इससे कोई फ़ायदा हासिल करना चाहता है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि हम जितनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो आपका सिर्फ ये फ़र्ज़ है कि हमारे चैनल्स के बारे में आप अपने अजीज़ व अकारिब को, अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि हम आपसे फ़ीस तो ले नहीं रहे, आपको तो खिदमत दे रहे हैं। और आजकल जो हालात चल रहे हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, फ़ायदा आपको, ये हमारा मकसद है। तो आपसे शायद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।